हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज मैं दोबारा एक नई कहानी के साथ आई हूँ जिसका शीर्षक है माता पिता की संपत्ति चाहिए पर जिम्मेदारी नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। सुनिए जी, मेरी दवाई आप ले आइए ना। बहुत थकावट रहती है, हाथ पैर भी काम नहीं करते, घुटनों का दर्द भी अब बढ़ चुका है। मधु जी अपने पति विनीत से बोली, हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं तो तुम आराम क्यों नहीं कर लेती हो? क्यों झाड़ू पोछा करके अपने हाथ पैर तोड़ रही हो? वैसे भी घर कहाँ गंदा होता है, ले देकर हम दो जीव ही तो हैं इस घर में। विनीत जी ने कहा, जानती हूँ कि ले देकर हम दो जीव ही इस घर में हैं, पर साफ सफाई तो करनी ही पड़ती है ना। और अब पोछा कहाँ लगाती हूँ, सिर्फ झाड़ू ही तो लगा रही हूँ। मधु जी विनीत जी को टालते हुए बोली, ठीक है, आज दवाई ले आऊँगा, पर मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। तुम यहाँ मेरे पास बैठो तो सही। विनीत जी के कहने पर मधु जी जैसे तैसे सोफे पर आकर बैठी। हाँ बोलो, क्या बोलना है? और जल्दी बोलो, अभी तो मुझे खाना भी बनाना है। खाना तो मैं बना देता हूँ, आखिर खिचड़ी ही तो बनानी है। हमारे लिए कौन सा पकवान बनने हैं? हाँ हाँ, अब इस बुढ़ापे में पकवान खाओगे? बालों में सफ़ेदी आ गई, लेकिन जीभ का स्वाद नहीं गया। अच्छा जी, अब हमारे बालों की सफ़ेदी डिसाइड करेगी कि हमें पकवान खाना चाहिए या नहीं। खाने को तो हम अभी भी पकवान खा लेते, पर क्या करें, इस डायबिटीज़ ने पकवान ही बंद करवा दिया। विनीत जी हंसते हुए बोले, अच्छा चलो छोड़ो, बताओ क्या बात करनी है जिसके लिए तुमने काम छुड़वा के मुझे यहाँ बिठा लिया। मधु जी के पूछने पर विनीत जी थोड़ा सीरियस होते हुए बोले, मैं क्या सोच रहा था मधु, कि हम ये घर बेच देते हैं। अरे क्यों? कितनी मेहनत से बनवाया था हमने ये घर, याद है ना आपको? पाई पाई जोड़ के हमने ये मकान खड़ा किया था, और तुम कह रहे हो कि इसे बेच देते हैं? नहीं नहीं, मेरे जीते जी तो इसे बेचने नहीं दूंगी। मधु जी बीच में बोल पड़ी। मधु, मैं तुम्हारे इमोशंस समझता हूँ, पर जब हमने ये घर बनवाया था तब हमारे दोनों बेटे हमारे साथ ही रहते थे, और इस घर को बनाने के पीछे कारण भी यही था कि कल को परिवार बड़ा होगा तो कमरों की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए तो हमने ये घर बनवाया था। पर अब बच्चे तो यहाँ नहीं रहते और हम दोनों। विनीत जी की बात सुनकर मधु जी मायूस होते हुए बीच में ही बोली, सच में अब बच्चे यहाँ नहीं रहते, हम दोनों अकेले ही रहते हैं। पता नहीं ऐसा क्या कर्म किए होंगे हमने कि हम यहाँ अकेले ही रहते हैं। तुम भी क्या बातें लेकर बैठ गई? मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि मेरी पेंशन से तो सिर्फ हमारा गुज़र बसर होता है, और अब तुम भी काम करते हुए थक जाती हो तो मकान बेचकर छोटा सा घर ले लेंगे, जहाँ पर तुम्हारी हेल्प के लिए एक मेड भी रख लेंगे। जब थोड़े बहुत हाथों में पैसे होंगे तभी तो हम ये कर पाएंगे। और वैसे भी हम दोनों जीव को इतने बड़े घर की क्या ज़रूरत है? पर मकान बेचना ज़रूरी है क्या? एक बार बच्चों से तो बात करके देखो। मधु जी ने उम्मीद के साथ विनीत जी की तरफ देखा तो विनीत जी चुप हो गए। आखिर मधु जी से कुछ कहना नहीं चाहते थे। जानते थे कि बच्चे मकान बिकने के नाम पर अपना हिस्सा लेने ज़रूर आएंगे, पर माँ बाप को लेने नहीं। आखिर अपनी स्वार्थी संतानों को बहुत अच्छे से जान चुके थे। कहने के लिए दो बेटों के माता पिता मधु जी और विनीत जी का भरा पूरा परिवार है। दो बेटे आशीष और मनीष, दो बहुएं निधि और मानसी, दोनों के दो दो बच्चे, पर सब अपने आप में मस्त, किसी को भी माता पिता से कोई लेना देना नहीं। जब पिछले साल मधु जी का एक्सीडेंट हुआ, उसी समय विनीत जी अपने बच्चों को अच्छी तरह से जान गए। मधु जी का एक्सीडेंट हुआ है और अब मधु जी की हालत क्रिटिकल है। ये सुनकर बच्चे यहाँ दौड़े चले आए थे। मधु जी कोमा में चली गई थी और डॉक्टर ने भी एक तरीके से उम्मीद हार चुके थे। विनीत जी भगवान को नहीं मानते थे, लेकिन उस समय मधु जी के लिए उन्होंने भगवान की शरण में माथा टेकना भी सही समझा। उस दिन अस्पताल में मधु जी के पास उनके भाई को छोड़कर विनीत जी मंदिर में माथा टेककर मधु जी के लिए प्रार्थना कर घर आए थे, पर उनके पैर अपने आप ही घर के बाहर दरवाजे पे ठिठक कर रह गए।
अगर मम्मी को कुछ हो गया ना तो उनकी ज्वेलरी तो हम लोग आधी आधी बांट लेंगे। पर मैं आपको कह देती हूँ, मैं पापा जी को नहीं रखूँगी अपने पास। मुझे अपनी आज़ादी बहुत पसंद है, मुझसे नहीं होगी उनकी सेवा। ये बड़ी बहू निधि की आवाज़ थी। तभी छोटी बहू मानसी भी बोली, ठीक है, मैं रख लूँगी पापा जी को, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। पापा रह लेंगे घर के किसी कोने में, लेकिन फिर मेरी भी एक शर्त है, हमें प्रॉपर्टी में से ज़्यादा हिस्सा मिलेगा। अरे, ऐसे कैसे तुम्हें ज़्यादा हिस्सा मिलेगा? कायदे की बात करो, ये बेबुनियादी वाली बातें यहाँ नहीं चलेंगी। बड़ा बेटा आशीष बीच में ही बोल पड़ा, क्यों भैया? हक चाहिए, जिम्मेदारी नहीं। कायदा तो ये भी कहता है कि पापा की सेवा और जिम्मेदारी आपको भी बराबर बांटनी पड़ेगी। आखिर आप भी तो बड़े बेटे हो। वो तो आप लेने को तैयार नहीं हो और बराबर की हिस्सेदारी चाहिए। मनीष भी क्या कम था, वो भी बोला। विनीत जी को तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। वो तो अपने बेटों को आज के ज़माने के राम लक्ष्मण समझते थे, पर उन्हें क्या पता था कि ये बेटे राम लक्ष्मण कहलाने के लायक भी नहीं हैं। उन्हें तो लगा था कि एक्सीडेंट का नाम सुनकर ये लोग माँ की सेवा करने के लिए दौड़े चले आए हैं। ये तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि वो लोग माँ के मरने के बाद ज्वेलरी बांटने की बात भी कर रहे हैं, प्रॉपर्टी में अपनी हिस्सेदारी जता रहे हैं। बेटा, जिस रास्ते तुम लोग आए हो उसी रास्ते चले जाओ। अपनी देखभाल मैं खुद कर सकता हूँ, और जब तक तुम्हारी मम्मी के सांसें चल रही हैं तब तक मुझे पूरी आस है, मैं उसे बचाने की पूरी कोशिश करूँगा। अचानक विनीत जी सामने आते हुए बोले। उन्हें अचानक सामने देखकर चारों की बोलती बंद हो गई। पापा, आप कब? आशीष कुछ बोलने को हुआ, लेकिन विनीत जी ने हाथ जोड़कर बाहर का रास्ता दिखा दिया। अभी इसी वक्त निकल जाओ मेरे घर से, मैं तुम लोगों की शक्ल भी नहीं देखना चाहता, और लौट के मत आना कभी भी। प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी चाहिए ना तुम्हें, तो अपनी प्रॉपर्टी खुद कमाओ। मेरी कमाई में से तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी, चाहे मेरे मरने के बाद किसी अनाथ आश्रम को दान देकर चला जाऊं, पर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। विनीत जी ने चारों को फटकार दी। कुछ देर बाद सब लोग अपना बोरिया बिस्तर बांधकर वहाँ से रवाना हो गए, लेकिन ये विनीत जी का विश्वास था कि मधु जी बच जाएंगी। तब से वो जब भी बच्चों से मिलने की ज़िद करती, विनीत जी कोई ना कोई बहाना बना देते। जब कुछ महीने बाद वो पूरी तरह से ठीक हो गई, तब विनीत जी ने उन्हें सारा किस्सा कह सुनाया। सुनकर मधु जी ने सिर्फ इतना ही कहा, बच्चे हैं, गलती कर देते हैं। अभी विनीत जी सोच ही रहे थे कि मधु जी ने कहा, क्या सोच रहे हो जी? बच्चे ही तो हैं, गलती कर देते हैं, पर हम तो बड़े हैं, हमें उन्हें उनकी गलती के लिए माफ़ कर देना चाहिए। कुछ गलतियों की माफ़ी नहीं होती है मधु, तुम समझती क्यों नहीं? पर अब ये घर सूना सूना लगता है, हम कब तक यूं ही अकेले रहेंगे? इसलिए तो कह रहा हूँ, इस घर को बेच देते हैं, इससे छोटा घर ले लेते हैं। विश्वास करो मुझ पर, अकेली नहीं रहोगी। विनीत जी ने मधु जी के हाथ पर हाथ रखते हुए कहा। आखिर मधु जी ने भी अपनी मौन स्वीकृति दे दी। कुछ दिनों बाद विनीत जी ने ये घर बेचकर एक अनाथ आश्रम के पास छोटा सा घर ले लिया। उन्होंने घर के कामकाज के लिए मेड रख ली। अब सुबह से शाम वो लोग अनाथ आश्रम में बच्चों को पढ़ाते, उनके साथ खेलते, अपना समय व्यतीत करने लगे, और अब पहले से ज़्यादा खुश रहने लगे। तो ये थी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मैं अपनी वीडियोस को कैसे और बेहतर बना सकती हूँ, प्लीज़ सजेशंस कमेंट के थ्रू ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए आपसे आज्ञा लेती हूँ जाने की। फिर मिलूँगी एक और नई कहानी के साथ।